दोस्तों, मेरा नाम आभार और मैं एक मेंबर हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस स्पंदन फेलोशिप का। हाय आवाराव जी। हाय अमराव जी। और आज केवल ईश्वर की बड़ी दया है और आप सभी भाइयों की शेयरिंग प्रार्थना की मदद है कि आज जो जहरीले शराब के घोट से दूर हो। दोस्तों, सुबह से कोई विचार नहीं आया दिमाग में शराब के बारे में। बड़ा अच्छा लगता है कि आपके बीच में होता हूँ तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। और जितने भी नए भाइयों का यहाँ पे आज मुझे सेवा का मौका आप लोगों ने दिया, इसलिए आप सभी भाइयों का सबसे पहले न्यू कमर सनराइज ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवकाश दिया अपने आप को अपने अनुभवों के साथ नए भाइयों को मदद और आशा देने का। दोस्तों, बहुत आभारी हूँ आप सभी भाइयों का। दोस्तों, मैं जब यहाँ पे कहता हूँ कि मैं एक मेंबर हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये सुंदर फेलोशिप का, तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि ये ओपन मीटिंग है और हमको हमारे अनामिकता बरकरार रखनी चाहिए और जो बिग बुक में लिखा हुआ है उस हिसाब से उसका पालन तत्वों का हमको करते हुए ये सब करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं 26.5 साल का शराबी जीवन लेके इस फेलोशिप में जब भी लाया गया था मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चों के द्वारा, तो उसके पहले मैं अपना थोड़ा एक इतिहास बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जहाँ पे हमारा व्यवसाय था शराब का। और बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था। पिताजी शराबी थे और मेरे 8 भाइयों में मैं पांचवा छठवा हूँ और बाकी 3 भाई भी मेरे शराबी थे दोस्तों। और 24 घंटा हमारे घर में ट्रक के ट्रक आके सामान उतारा जाता था शराब का और घर के अंदर शराब 24 घंटा पी जाती थी हमारे पिताजी और भाइयों के द्वारा। दोस्तों, मैंने देखा है वो शराबीपन में परिवार में क्या क्या समस्या आती, मैंने देखा है। हमें कोई बचपन जीने को नहीं मिला था दोस्तों। हर समय तनाव, हर समय घर में तांडव के जैसा रहता था दोस्तों। पिताजी इतने गुस्सैल थे कि जो हाथ में आता था उससे मारते थे। और उस अवस्था में भी दोस्तों परिवार में जो सुख मिलने चाहिए थे, जो हमको बचपन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था। और 1979 में मेरा जब 10वीं कक्षा में पास किया दोस्तों, तो मैं बाहर के गांव में मुझे पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। तो पढ़ाई खत्म करके जब मैं नौकरी में लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी था मेरा, अच्छी खासी तनख्वाह थी। और 1987 में एक टेलीग्राम मुझे मिला ऑफिस पे कि पिताजी बहुत सीरियस है और एडमिट है। तो मैं उस सरकारी दवाखाने में जब गया तो पिताजी के नाक में नलियां थी और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगे हुए थे। कोमा की स्टेज में थे और पिताजी को ब्रेन हैमरेज हुआ था और 11 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उनका देहांत हो गया। मैंने पूरी प्रक्रिया अंत्यविधि की मैंने पूरी की। और 89 में फिर जब मेरा शादी हुआ दोस्तों, तो 2 सुंदर बच्चे मुझे पैदा हो गए, लड़के। और मेरी बीवी एक संस्कारित परिवार से थी। ऐसा कोई भी शिका गिलवा नहीं था कि वो मुझे मेरी जो भी भौतिक वस्तुएं है उसके बारे में कभी मुझे बोलना भी पड़ता था। वो सब पूरी चीजें पूरी करती थी दोस्तों। और 2 सुंदर बच्चे पैदा हुए थे और अच्छी नौकरी थी, अच्छी संस्कारित बीवी थी दोस्तों। और शराब में कभी तो भी 1984 में मैंने पहली बार शराब को चखा था। और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी था, अच्छा स्टेट इंटर स्टेट लेवल पे खेलता था। ट्रेकिंग का बड़ा शौक था। ट्रेकिंग पे मैं खुद ऑर्गेनाइजर रहता था। मैं 20-20, 25-25 लोगों को टीम के लोग लेके मैं पहाड़ों की चढ़ाई वगैरह सब हम लोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये पता चलने लगा कि दोस्तों मैं
एक वर्कहॉलिक पर्सनालिटी था। बहुत काम करने में मुझे अंदर से एक स्फूर्त प्रेरणा मिलती थी कि मैं काम मुझे चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मुझे समाधान मिलता है, आनंद मिलता है। और मैं बहुत काम करता था, और वो काम करने से मुझे एक समाधान मिलने की वजह से अच्छी शांति की नींद आती थी मुझे। लेकिन जब इस फेलोशिप में आया, उसके पहले कुछ ऐसे इंसिडेंसेस मेरे साथ हो गए दोस्तों कि वो चीज यहाँ पे मुझे बोलना जरूरी है, ऐसा लगता है। एक दिन महाशिवरात्रि का व्रत था, और मैं हफ्ते में 2 या 3 उपवास करता था, और मेरी बीवी हफ्ते में 5 बार उपवास करती थी। और मेरा ड्यूटी ऐसा था, मैं शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था। सुबह में 6 बजे से लेके 2:30 बजे तक मैं ड्यूटी किया, और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे और दूसरा सेकंड शिफ्ट के लिए भी रुकना है, तो मुझे रुकना पड़ा। और मैं बीवी को लैंडलाइन पे फोन करके बता दिया कि मेरा ऐसा ऐसा समय लगेगा मुझे आने के लिए। 11:30 बजे मैं घर पे पहुंचा, स्नान आदि करके पूजा में बैठने का था मुझे। उतने में मेरे एक दोस्त का फोन आता है, और वो नीचे आके बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, और उसने बोला कि आप और थोड़ा एक आधे घंटे का काम है, अर्जेंट में जाके आएंगे। तो मैं नीचे आने के लिए तैयार हुआ, तो बीवी ने बताया तुम्हारा महाशिवरात्रि का व्रत है, और तुम अभी सुबह से ड्यूटी पर थे, अभी पूजा में बैठने का है, तो दोस्त को बोलो कि भाई आज ने कल सुबह में जाएंगे। तो मैं बोला नहीं यार, उसको आया है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं वो पूजा अर्चना छोड़ के नीचे उतर के जब गया उस व्यक्ति के साथ कार लेके मेरी, तो दूसरा दिन सुबह में मेरा बीवी ने मुझे सरकारी हॉस्पिटल में, मेरा मेडिकल हुआ था, और ऐसी कंडीशन में घर पे लेके आई थी कि मेरे को दोनों तरफ से, एक तरफ मेरा बीवी थी और एक तरफ मेरा साला था, दोनों ने पकड़ के घर पे लाए थे। ये अवस्था में मैं गया था, जबकि वहां पे उस दिन ड्राई डे था। तो पता नहीं हम कहाँ गए, क्या किए, कैसा सिविल हॉस्पिटल में मैं पहुंचा, मेरा मेडिकल क्यों किया गया। मेरी बीवी और मेरे बच्चे, वो मेरे डॉक्टर जो थे वहां पे, जो मेडिकल कर रहे थे या जो रिपोर्ट देने वाले थे, उनके पैर छू के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनका मेडिकल रिपोर्ट में शराब मत आने, ये तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और एक वक्त तो ऐसा हो गया दोस्तों कि मैं घर के बाजू में लास्ट क्लास पे शराब पीता था, मतलब पीते 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 मोबाइल मोबाइल ड्रिंकर था, पीते 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 लास्ट में मेरे घर के बाजू में एक बार था, वहां पे 2 क्वार्टर पीता था, और 2 क्वार्टर पॉकेट में रख के मैं घर पे जाता था। ये रोज का रूटीन था। उस दिन भी मैं 11:30 बजे के आसपास तकरीबन बीवी को फोन किया कि मैं बाजू में हूँ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो उस दिन भी दोस्तों मैं घर पे नहीं आया, तो बीवी बड़ी चिंतित हो गई, और बाहर बच्चे को लेकर निकली, और देखा तो मेरा बुलेट पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, और मैं वहां पे खून पड़ा हुआ है बहुत सा। और वो आजू बाजू में अंधेरा था, बाजू में एक पुलिस चौकी थी, वहां जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि आप रहो, तो मतलब तुम्हारा जो भी व्यक्ति है जहाँ पे जिसकी गाड़ी पड़ी है, वो व्यक्ति तो मर गया, उसको मॉर्चरी में डाला गया। तो वो बीवी ने पूछा मॉर्चरी कहाँ है, तो वहां से काफी दूर था, वो लोग पैदल 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 वो मॉर्चरी में है। रात के 3:30 बजे थे, और मैं उसमें नहीं था मॉर्चरी में। और फिर वो लोग रोते भी लगते घर पे आए, सभी रिश्तेदारों को जमा किया, और मैं तकरीबन 2-2:30 बजे मेरी शराब उतर गई थी दोस्तों उस दिन। और पूरा सर पे चोट थी, बदन पे बहुत से चोट के निशान थे, गले में से चेन, हाथ में से ब्रेसलेट वगैरह सब निकाल लिया गया था, बहुत सी चोटें थी। और पूरा शरीर, मेरा पूरा शर्ट और पैंट पूरा खून से लथपथ था और कड़क हो गया था एकदम। मेरे को एक स्ट्रेचर पे डाला गया था वो मॉर्चरी में। मैं जब उठा, देखा आजू बाजू में पूरे लाशें पड़ी हुई है। मैं वहां से बाहर आया तो देखा कि वहां पे कोई वॉचमैन है, वो भी मेरे जैसा ही शराबी था लगता है, पी के सोया हुआ था, उसका मुंह खुला था, मच्छर वच्छर अंदर जा रहे थे। और जैसे बाहर आया, मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही सोच आया कि अगर मैं एक 90 पीऊंगा तो मैं कम से कम ये रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा या याद कर पाऊंगा कि मेरे साथ ये कैसा हुआ हादसा। मुझे इतनी चोटें लगी है, मैं मर सकता हूँ, मुझे मेडिकल सहायता या डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए, ये विचार मेरे दिमाग में नहीं आया।
मेरे दिमाग में ये विचार आया कि अगर मैं 90 पीऊंगा तो मैं कम से कम ये याद कर पाऊंगा कि मेरे साथ ये वाकया हुआ कैसा। और मैंने वही किया दोस्त। अनजान जगह थी, मैं ढूंढता था, इधर उधर फिर रहा था, देखा तो कुछ लोग, कुछ हमारे जैसे लोग किधर से पी के आ रहे, हाथ में कुछ वाटर वाटर देखा मैंने, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके एक ऑर्डर किया। और मैं 11:30 बजे जब घर पे पहुंचा, उसी अवस्था में मैं शराब पीते पीते घूम रहा था। 11:30 बजे घर पे पहुंचा तो तकरीबन 25-30 लोग मेरे रिश्तेदार रिश्तेदार पूरे घर पे जमा हुए थे, रोने का बिलखने का आवाज आ रहा था। और सब देख के मुझे आश्चर्यचकित हो गए कि ये आदमी तो मर गया था, ये कैसा जिंदा है। और फिर एक एक लोग उठ के चले जाने लगे। मैं घर पे आया तो मेरा बीवी ने लिटरली वो शर्ट और पैंट फाड़ के निकाला था, ऐसे कैंची से कट करके निकाला, पूरा कड़क होके बैठा। और फिर मुझे जब दवाखाने में एडमिट किया तो 11 टाके पड़े थे सर के ऊपर, और आजू बाजू में कितने कितने टाके थे मुझे अभी भी याद। और मैं बहुत बार ये प्रयत्न कर रहा था कि मैं कभी ना कहीं ऐसी सूरत में आ जाऊंगा कि मैं इसको या तो नियंत्रित कर पाऊंगा या फिर छोड़ पाऊंगा। और 13 जून 2004 को एक बड़ा इंसिडेंस हो गया। मैं जिस ऑफिस में काम करता था, रिस्पॉन्सिबल आदमी था, मुझे कंपनी की गाड़ी दी जाती थी, और गाड़ी में मैं ड्यूटी पे भी शराब पी के ही जाता था दोस्तों। तो मैं उस दिन बहुत पिया हुआ था, और मैं गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, और इतना ज्यादा डैमेज कर दिया कि गाड़ी स्क्रैप करना पड़ी। और केवल वो गाड़ी स्क्रैप नहीं हुई दोस्तों, मैंने उस दिन बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी, जहाँ पे मैं काम करता था, मेरे बॉस जिसको हम बोलते थे, वो बॉस को भी मैंने घूसा वूसा मार के बहुत बेइज्जत कर दिया था। और फिर मेरा वहां पे मेडिकल हुआ, मुझे गेट के बाहर कर दिया। ये तीसरा इंसिडेंट इतना खतरनाक था दोस्तों कि लिटरली अभी मेरे सामने इतने अनेक प्रकार के भय नजर आ रहे थे कि मेरा परिवार कैसा, और पैसे का क्या होगा, और मैं शराब किस तरह से पीऊंगा। और दोस्तों मैंने हर एक चीज बेचना चालू कर दिया। मेरे 3 घर थे बॉम्बे में, मैंने 2 घर बेचे। मेरे घर में बाप दादा की बहुत सी प्रॉपर्टीज थी, तो प्रॉपर्टी पे कौड़ी के दाम में मैंने बेचना शुरू कर दिया दोस्तों। और मैं 4-5 लोगों को इकट्ठा करके फ्लाइट की टिकट बुक करता था, या ट्रेन का शताब्दी का टिकट बुक करता था, पहाड़ों में निकल जाता था, नॉर्थ ईस्ट में जाता था, नॉर्थ में जाता था। पूरा घर का पैसा जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं घर पे आता ही नहीं था। महीना महीना 2-2 महीना मैं गायब रहता। और इस अवस्था में फिर मेरे घर पे इतनी परेशानियां होने लगी। मेरा बीवी ने बहुत बार मेरे बच्चे लोगों को लेके मेरे पैर पड़ के मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई, बहुत से प्रयत्न हम लोगों ने भी किया, आपने भी किया, और ये आपको सूट नहीं होती है शराब, तो आप शराब से दूर होने का प्रयत्न कीजिए। हम आपका साथ देने के लिए तैयार है, हम कुछ आपसे डिमांड्स भी नहीं करते हैं, हमको कुछ आवश्यकताएं भी नहीं है कुछ आपसे। हमारे लिए रहने के लिए घर है, 3 टाइम का भोजन मिल रहा है, आप अच्छे रहेंगे तो हमको अच्छा रहेगा। और बच्चे लोग बड़े इंटेलिजेंट थे दोस्तों, क्लास में फर्स्ट और सेकंड आते थे, लेकिन लास्ट क्लास में फेल होना चालू हो रहे। क्योंकि रात रात में मैं कहाँ पर हूँ, किस अवस्था में हूँ, जिंदा हूँ या मरा हूँ, ये देखने के लिए वो बेचारे, मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे ढूंढते थे। और दूसरे दिन एग्जाम रहता था तो ना तो उनकी पढ़ाई होती थी, ना फिर उनको नींद मिलती थी, तो फेल हो रहे थे दोस्तों बच्चे लोग। और मैं ब्लेम कर रहा था उन लोगों को, इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद आप लोग, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ रिजल्ट मुझे नहीं ला के दे रहे। और फिर डाइवर्स के लिए 2 बार मेरे घर में मीटिंग हो गई, तो मैंने बड़े बहाने बनाए, बड़ा नौटंकी की कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत से प्रॉब्लम्स है मुझे, और मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं इसमें से बाहर आने के बाद अपने आप को नियंत्रित कर पाऊंगा। और लास्ट क्लास में तो ना तो खाना जा रहा था मुझे, और वजन बहुत कम हो गया था, 42 किलो, 42 kg हो गया था। चलते फिरते मुझे चक्कर आते थे, मैं ऐसा रोड में ऐसा झोंक जाता था मुझे इधर उधर ऐसा। और घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, और वो लोग अपना जीना सीख लिया था दोस्तों, उन्होंने, मेरी बीवी और मेरे बच्चों ने। अभी वो उनका खुद का जो जवाबदारी है वो संभालते संभालते मुझे भी संभाल रहे थे। मुझे भी
सहन कर रहे थे। मेरी जितनी भी मैं उनको परेशानियां देता था, जो सफरिंग बोलते हैं हम लोग, उसको भी बर्दाश्त कर रहे थे और ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हमको ईश्वर कुछ नहीं चाहिए, हमको ये आदमी को खाली हमारा अच्छा करो। और उस दौरान दोस्तों मेरे दिमाग में एक सोच एक दिन आया था कि हे ईश्वर, इतना बड़ा या ज्वलंत उदाहरण मेरे सामने आपने प्रस्तुत किया था मेरे पिताजी का, जो 24 घंटा शराब पी रहे थे और ब्रेन हैमरेज होकर उनका देहांत हो गया। और मैंने उस टाइम में दवाखाने में निश्चय किया था कि मैं जिंदगी में कभी भी इस हद तक नहीं जाऊंगा, या मैं शराब को मेरे नियंत्रण में करूंगा, या मैं पीऊंगा ही नहीं। इस अवस्था में मैंने वहां पे एक निश्चय किया था। लेकिन आज मेरी अवस्था वही थी दोस्तों, मैं कभी भी मर सकता। और मुझे लास्ट लास्ट में हजारों प्रकार के डर लगते कि या तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, या हार्ट फेल हो जाएगा, या किडनी, या फिर लिवर सिरोसिस। मेरा पेट भी फूलने लगा था, आंखें पीली पीली हो गई थी, शायद पीलिया विलिया हो गया होगा, मुझे याद नहीं। और दुनिया भर के डर थे। और उस अवस्था में दोस्तों मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मेरे बीवी को मिला, और 1 महीना तक वो दोनों ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि देखो अभी, क्योंकि उसके पहले मुझे हर जगह पे लेके गया गया, तांत्रिक मांत्रिक, झाड़ू झटका, साइक्रेटिक ट्रीटमेंट, मेडिकल काउंसलिंग। हर अमास पूनम को नींबू काटते थे, सर के ऊपर से अंडा मुर्गी फेंक देते थे चौरास्ता में ले जाके। मेरा ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं था जिसमें कोई तावीज न हो, या कुछ काला दौरा या लाल दौरा या कोई ऐसी चीजें बांधी नहीं हो। मेरे सर के ऊपर से भी बहुत सी चीजें उतार उतार के फेंकी जाती थी, काटी जाती थी। और मेरे खाने में भी कुछ दवाइयाँ पुड़िया उड़िया डाल डाल के मुझे शराब से दूर करने के प्रयत्न हो गए थे दोस्तों। तो मुझे जब ये प्रस्ताव मेरे सामने, मेरा बीवी रोज लाती थी और बोलती थी ऐसा ऐसा कोई मीटिंग है यार जहाँ पे शराब से दूर होने के लिए मदद होती, तो मैं हंसता था दोस्तों। और एक दिन फिर मेरी बीवी खुद, मैं जो लास्ट क्लास में जो भी शराब पिया था, कोई शराब का चॉइस नहीं था दोस्तों मेरे पास। लेकिन एक जमाने में मुझे अच्छा याद है कि मैं बड़े बड़े क्लबों का मेंबर था, और मेरे खुद की चॉइस की दारू में खरीद के उसके अंदर आइस डाल के काजू वाजू बाजू में रख के खाया करता था। और नियमित मात्रा में लेके आया, उसको अच्छा एंजॉय किया करता था। लास्ट लास्ट में मेरे साथ रास्ते में झाड़ू मारने वाले, गटर साफ करने वाले, कचरा चुनने वाले लोग मेरे साथी थे दोस्त। और कोई चॉइस ऑफ ब्रांड नहीं था। और फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं था कि मैं शराब, और शराब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था दोस्त। और उस दिन मेरी बीवी गए, जो भी मेरा लास्ट का जो ब्रांड था, जो भी घर में 2-3 क्वार्टर उसको मिलते थे रोज के रोज, उतार के उठा के वो खाली करके फेंक देती। वही क्वार्टर लेके जाके दोनों बच्चों को लेके 3 क्वार्टर शराब के दुकान से लेके आया, उसके साथ साथ एक पॉइजन का बोतल भी लेके आए दोस्तों। और मेरे सामने रखा, और मुझे चॉइस दिया गया कि आपको कौन सा चीज चाहिए। शराब पीते पीते अपनी जिंदगी को खत्म करना, हमारी जिंदगी को भी खत्म करना, या फिर आप अपने हिसाब से चलते रहो, हम अपने हिसाब से अपने आप को खत्म कर लेते हैं। और हम सुसाइड नोट में ये भी लिख के जाते हैं कि इसमें आपकी कोई जवाबदारी नहीं है, हम अपने मर्जी से अपने आप को खत्म कर। और उस डर से कि ये लोग कुछ कर न ले, इस हिसाब से मैं उस दिन मीटिंग में मेरे बीवी और दोनों बच्चों के साथ जब ये लाया गया दोस्त, तो बड़ी खुन्नस लेके मैं इस मीटिंग में गया था। पॉकेट में चाकू भी था मेरे। ये मीटिंग होने तो एक बार बाहर आएंगे तो इनके गले रेत देंगे, और उसके बाद अपना भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। और वो मीटिंग में गया, 25-30 दोस्त लोग थे दोस्तों वहां पे। और सभी भाइयों ने मेरा स्वागत किया, और मुझे बोला कि आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे लिए, क्योंकि आप हमें याद दिलाते क्या हम किस अवस्था में इस कार्यक्रम में, इस फेलोशिप में आए थे। और वहां मुझे पता चला कि एक बीमारी है, मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी, आध्यात्मिक अधपतन, कौटुंबिक है, सामाजिक है, आर्थिक है। हर जगह पे, हर क्षेत्र में ये बीमारी की वजह से मैं मेरे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में भूचाल ला सकता हूँ। ऐसी बीमारी, और मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं, बढ़ती हुई बीमारी। और डिसीज ऑफ डिनायल बोला गया था मुझे कि न मानने वाली बीमारी, न मानने देने वाली।
मैंने कभी भी ये माना नहीं था कि मुझे शराब से कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन वहां एक सबसे बड़ी चीज मेरे ध्यान में ये आ रही थी दोस्तों कि इतने भाई थे, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं पूछा था कि भाई आप कौन से खानदान से हो, कितना पढ़े लिखे हो, कौन सी शराब पीते हो, कितने साल से पीते हो। कोई फॉर्म नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं जिन व्यक्तियों को कल तक नहीं जानता था, उन व्यक्तियों ने मेरा उस दिन स्वागत किया था और मुझे अपनाया था। और मुझे मदद करने के लिए वो लोग अपने आप को हाथ आगे बढ़ा के मुझे बोल रहे थे कि बाबा भाई हम भी इसी अवस्था में इस फेलोशिप में आए थे और आप भी आते रहिए। मुझे एक आशा वहां पे दी गई थी दोस्तों। और मैं नीचे से ऊपर तक वो हर एक भाई को बार बार देख रहा था, लेकिन और वो बोल रहे थे कि मेरा नाम ये है, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम ये है, मैं अल्कोहलिक हूँ, जो कि मैंने कभी नहीं बोला था दोस्तों। और वो कोई भी एंगल से मुझे शराबी नहीं लग रहा था। और जब वो बीमारी का वहां पता चला और वहां पे मुझे ये भी बताया गया कि हम इतने साल से शराब से दूर है, तो दोस्तों वो जो मेरा अहंकार था, जो घमंड था, या जो मैं खुन्नस लेके उस क्लासरूम में गया था दोस्तों, चूर चूर होके नीचे गिर गया। मेरे आंखों में से आंसू बहने चालू हो गए। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी रोने लगे उस क्लासरूम में। और जो भी आप भाई थे उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के हमें एक भरोसा दिलाया और बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आते रहो। दोस्तों मैं आता गया, हर रोज मीटिंग करता था, 22 दिन सो नहीं पाया था, सिर्फ गुटखा खा रहा था, मीटिंग को जा रहा था दोस्तों। कुछ कुछ चीजें पेट के अंदर जा रही थी, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा था, गले तक शराब और गुटखा भरा हुआ है। लेकिन अभी कुछ पेट में जा रहा है, मीटिंग में जा रहा, तो शराब नहीं पी रहा था। नींद नहीं आ रही थी। 22 दिन के बाद नींद आई दोस्तों मुझे, और मैं कंटिन्यू किया। और 11 महीना 8 दिन के बाद फिर वही होगा कि मुझे अभी लगने लगा कि अभी मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये पूरा फेलोशिप क्या है, कार्यक्रम क्या है, हर एक चीज मालूम हो गई। 12 कदम क्या है, 12 परंपराएं क्या है, प्रार्थना क्या है, प्रस्तावना क्या है। और मैं दोस्तों धीरे धीरे मीटिंग से कट होता चला गया। मीटिंग में आने का मैंने कम कर दिया दोस्तों। और वही हुआ जो होना चाहिए था। मेरी बीमारी एक तरफ बढ़ रही थी और मैं मीटिंग से दूर होता गया, और मैं शराब के नजदीक चला गया दोस्तों। और मैंने शराब उठा ली। ना तो मैंने मार्गदर्शक लिया था, ना मैंने 12 कदमों का कार्यक्रम लिया था। मैंने केवल इतना स्वीकार किया था कि मैं एक शराबी हूँ। लेकिन मैं शराबी हूँ स्वीकार करने से मेरा ये जो प्रॉब्लम है शराब का, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। शराब तो एक सिम्टम है, बोलता बाह्य कवच है। मेरी बीमारी तो मेरे दिमाग के अंदर है, मेरी सोच में है, मेरी थिंकिंग में है। और उसको अगर मेरे को एक एक दिन के हिसाब से नियंत्रित करना है, तो 12 कदमों का कार्यक्रम मेरे लिए बहुत आवश्यक था दोस्तों, जो कि मैंने नहीं किया था, नहीं लिया था। 3.5 साल लगे दोस्तों मुझे वापस आने के लिए। और दूसरी बार जब मैं आया था तो घुटने के बल आया था, मेरे दोनों पैर कट चुके थे दोस्तों। और जब मैं आया था तो टोटली पूरी तरह से पराजय स्वीकार करके आया था। और फिर भी आप भाइयों ने मेरा स्वागत किया था। और फिर मुझे वही उम्मीद दी गई थी, वही आशा दी गई थी कि आप और आते। मैं दूसरी बार, मेरी पहली जो गलती हुई थी मेरे से कि मैंने मार्गदर्शक नहीं लिया था। मैंने मार्गदर्शक लिया। मैंने बिग बुक को पढ़ने का प्रयत्न किया, समझने का प्रयत्न किया, 12 कदमों का कार्यक्रम लेके उस पे आचरण करने का कार्यक्रम किया दोस्तों। और फिर सेवा के काम में मैं लग गया। और दोस्तों मेरे जिंदगी में आमूल चूर परिवर्तन आया। मेरा खुद की तरफ देखने का, लोगों की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। मेरी सोच में इतने परिवर्तन आ गए कि मैं अपने आप को, मैं जैसा भी हूं वैसा स्वीकार करने लगा दोस्तों। मैं अंधा हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं या बीमार हूं, मैं जैसा भी हूं मुझे मान्य है, स्वीकार है। और मुझे ये भी मान्य है कि अगर मैं अंधा हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं या बीमार हूं,
उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है आध्यात्मिक सोल्यूशन, 12 कदमों का कार्यक्रम। और अपने आप को बाजू में हटाना, मैंपन से बाहर आना और ईश्वर की इच्छा जानने का प्रयत्न करना, और वो ईश्वर के प्रति मेरी जो मर्जी है, मेरा जो विश्वास है, मेरा जो भरोसा है, उसको बढ़ाने का। और वो बढ़ाने का काम करने के लिए मुझे इस कार्यक्रम में सेवा के माध्यम से आप लोगों के बीच में जाना पड़ता है दोस्तों। और तत्वों का आचरण मुझे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, हर क्षेत्र में उसका आचरण करना पड़ता है। और कहाँ पे मैं स्वार्थी होता हूँ, कहाँ पे मैं आत्म केंद्रित होता हूँ, ये सबके मेरे मोटिव्स क्या रहती है, सब चीजें मुझे रोज का रोज निरंतरता से मुझे देखना पड़ती है। और ये जब भी मैं देखता हूँ, तभी मैं अपना सेल्फ विल से बाहर निकल के ईश्वर की जो इच्छा रहती है, ईश्वर का जो विल बोला जाता है, गॉड्स विल, उसके नजदीक जाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन एक चीज बताना मुझे यहाँ पे बहुत जरूरी ये लगता है कि दोस्तों, 3 प्रकार के मैंने लोग देखे, या मुझे समझ में आए इस कार्यक्रम आने के बाद। दूसरी बार 2009 में 17 जनवरी को मैं आया था दोस्तों, 16 तारीख को मैंने लास्ट शराब पी थी। तब से लेके मैं जब अपने आप को समझ पाया, इस कार्यक्रम को जो समझ पाया कि 3 प्रकार के हमारे जैसे शराबी लोग रहते, कि एक ऐसे शराबी रहते कि जिनको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज ही नहीं मिलता, और वो शराब पीते पीते अपनी जिंदगी को खत्म कर डालते। दूसरे ऐसे लोग रहते कि जिनको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिलता है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप में वो लोग आ भी जाते हैं, लेकिन अपना स्वीकार नहीं कर पाते और वापस जाके वो शराब पीते और अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जो लोग यहाँ पे आए, बाहर गए, वापस नहीं आए। तीसरे कुछ हमारे जैसे गिने चुने लोग रहते जिन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके अपना का स्वीकार किया, और ये भी मान्य किया कि अगर मेरी जिंदगी मुझे बचानी थी तो मुझे इस भाईचारे में और इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को बांध के लेना ही पड़ेगा, जो मैंने किया दोस्तों दूसरी बार। और मैं आज भी अंतर मन से यही बोलना चाहूंगा कि मेरी अगर जान बची है आज, अगर आपके सामने मैं बात करने में यहाँ पे बैठा हूं, तो केवल और केवल आप सभी भाइयों के बीच में मैं हूं, और उस ईश्वर और उस परमात्मा का जो कृपा मेरे ऊपर है, जो ग्रेस है, उसके प्रति जो मेरी कृतज्ञता, उसके बदौलत दोस्तों। क्योंकि जो 3 पर्टिनेंट्स आइडिया में जो बताया गया ना दोस्तों, कि हम शराबी थे और हमारे जिंदगी को व्यवस्थित हम नहीं चला, और कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती दोस्तों। और केवल ईश्वर, अगर मैं चाहता हूं, मैं अगर उन पे भरोसा करने के लिए तैयार हूं, तो मेरी जिंदगी बच सकती दोस्तों। ये 3 चीजें मेरे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ, तो मेरे को ये भी समझ में आया दोस्तों, आप लोगों की बीच में रहने से, कि दोस्तों 2 प्रकार की शक्तियां मेरे को जरूरी रहती है। एक शक्ति है जो सामूहिक शक्ति, जिसको हम ये फेलोशिप या भाईचारे की शक्ति बोलते हैं, जो अपने खुद के अनुभवों के द्वारा मुझे बताते कि हम किस अवस्था में थे, हमारे साथ क्या हुआ और आज हम कैसे। और दूसरी वो शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति, जिसको हम उच्च शक्ति बोलते हैं, जो शक्ति मेरे अंदर जितने भी फॉल्ट्स है या डिफॉल्ट्स है या चारित्रिक दोष हमको जो बोलते, मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति है हम जिसको बोलते हैं, या फ्लॉज बोला गया है बिग बुक में, या त्रुटियां हम बोलते हैं, या डिफेक्टिव हम जिसको बोलते हैं, वो सब चीजों का अगर ऊपर मैं काम नहीं करता हूं, उसको ढूंढ के, तो दोस्तों मैं शराब से तो दूर रहूंगा, मेरे मुंह से तो शराब की सुगंध बास नहीं आएंगे, लेकिन मेरे सोच वही रहेंगे, मेरे आचरण में मेरे वही रहेंगे, मेरे संस्कार वही रहेंगे। तो ये कार्यक्रम ये अपेक्षा करता है हमारे जैसे व्यक्तियों से, हमारे जैसे शराबियों से, कि मेरी मानसिकता में तो बदलाव तभी आएगा जब मैं इस कार्यक्रम की प्रक्रिया में अपने आप को लेके ईश्वर के साथ मिलके
तीसरे कोई व्यक्ति को आज का जैसा डेली रिफ्लेक्शन बताया गया कि वो एक प्रक्रिया, एक क्रम है कि सबसे पहले ईश्वर के पास, उसके बाद अपने खुद के पास और फिर किसी और व्यक्ति के पास मुझे मेरे अंदर जो भी दुर्गुण है, मेरे अंदर जो भी बुराई है उसको बताना पड़ेगा दोस्तों। और बताने के बाद जो दुर्गुण है वो दुर्गुण निकाल के बाहर फेंकने के लिए, उसके अंदर मेरे तीव्रता कम करने के लिए मुझे ईश्वर से मदद मांग के मुझे फिर उसकी पूर्तता करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति हम जिसको। और तभी जाके वो जो दो स्वरूप है, एक तो एक व्यक्ति है और एक तो एक ईश्वर है, वो दोनों का जो मिलन होता है ना, मैं एक रूप होने लगता हूँ ईश्वर की शक्ति के साथ। और फिर मैं उससे बात कर सकता हूँ प्रार्थना और ध्यान के द्वारा कि हे ईश्वर, आपने जो मेरी जिंदगी बचाई है, आपने जो मुझे एक नया जीवन जो प्रदान किया है, कुछ कुछ उद्देश्य से मैंने आपको जो जिंदा रखा है, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए मुझे आप शक्ति दे दो। आज भी अभी भी जो व्यक्ति शराब से पीड़ित है, जहां तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं पहुंचा, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे शक्ति दे दो हे ईश्वर। हे ईश्वर, जो शक्ति या जो पैसा या जो ताकत या समय जिसको हम कहते हैं, वो मैं उस शराब के लिए जो बर्बाद करता था, वही समय, वही पैसा और वही ताकत मुझे आपके ये जो उद्देश्य है जिसकी वजह से आपने मुझे जिंदा रखा है, उस उद्देश्य को कुछ हद तक पूरा करने के लिए जितना मेरे से होता है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी परिवार है, मुझे भी समाज के अंदर रहना, तो उतनी शक्ति मुझे दे दो। और मुझे ये भी दे दो ईश्वर कि मेरा इसमें कोई स्वार्थ न हो, मैं वो काम करता हूँ दोस्तों। नहीं तो यही तीन शक्तियां, वही टाइम, वही पैसा और वही शक्ति मुझे फिर जुए के अड्डे पे लेके जा सकती है। या जैसा हमारा चौथा कदम में हम सेक्स की इन्वेंटरी लेते तो हम देखते हैं कि हमारे जैसे व्यक्तियों को बीवियां तो बहुत अच्छी मिलती और उनकी वजह से हम लोग जिंदा रह पाए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी अभी हमको वही स्त्री आया, वही पत्नियां बूढ़ी लगने लगती है, फिर हमको दूसरे के प्रति आकर्षण होने लगता है। तो फिर ये तीन जो चीजें मुझे ईश्वर ने वापस मुझे जो प्रदान की है, एक तो है टाइम, एक तो है पैसा और एक तो है प्रतिष्ठा, ये तीन चीजें वापस मुझे शराब के पास लेके जा सकते हैं अगर मैं उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल न करूं। तो मुझे हमेशा सजग रहना पड़ता है दोस्तों। और जैसा कोई भाई अभी बता रहा था, मैं जब इस मीटिंग में ज्वाइन हुआ, कि हमको हमारे बीमारी के प्रति, जैसा कैंसर है या टीबी है या फिर कोई डायबिटिक है या किसी का दूसरा कुछ प्रॉब्लम है हार्ट का, तो उसके प्रति हम लोग उसका हम लोग इलाज करने लगते ताकि हमको उससे नुकसान न हो। क्या हम सही में ये जो अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी, इसके प्रति क्या हम सीरियस है? और अगर हम सीरियस है तो क्या हम वफादार है, ईमानदार है अपने प्रति और उस ईश्वर के प्रति? और क्या मेरी अपना आपको ये जो ए वे ऑफ लाइफ जिसको बोला जाता है, एक ही जीवन पद्धति में अपने आप को आगे लेके जाने की मेरी इच्छा है, विलिंगनेस इसको। तो दोस्तों यहाँ से मदद मिलना चालू हो मुझे आज आपके इस न्यू कमर सनराइज ग्रुप मीटिंग में आमंत्रित किया दोस्तों, और मुझे अपने खुद की शेयरिंग, अपना खुद का अनुभव कथन करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भाई को कुछ प्रश्न वगैरह है तो